बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। रमज़ानुल मुबारक की पाक सातें शुरू हो चुकी हैं। आगाज़ का ही हमारा ये प्रोग्राम है और हमने ये फैसला किया था कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक, ईद, बकरा ईद, ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हम लोगों के यहाँ पर कि आपको अपने प्यारे बड़े याद आते हैं और आप अपने प्यारों के साथ ही कोशिश करते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक की पाक सातें हों या फिर इसके बाद ईद उल मुबारक या फिर उसके बाद जितने भी त्यौहार होते हैं ख़ुसूसी मौक़ों पर। ये हमारी एक रिवायत रही है कि हम अपने प्यारों को कभी भी नहीं भूलते हैं, प्यारों के साथ गुजारना चाहते हैं। कुछ प्यारे हमसे ऐसे रुखसत होते हैं जैसे कि तबई तरीके से अगर कोई रुखसत होता है तो कहीं ना कहीं दिल को थोड़ा सुकून आ जाता है। लेकिन अब से ठीक 2.5 से 3 महीने पहले इसी कराची में मवाज गोट, जहां पर हमने अपना एक प्रोग्राम भी मुरतब किया था, आपने बहुत पसंद किया था इस हवाले से। मवाज गोट में कुछ फैक्ट्रीज के हवाले से एक इशू उठा जिसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पर बच्चों समेत अमवात हुई इसी जगह पर। फिर उसके बाद पता चला कि इसकी कुछ मेडिकल रीजंस हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो जहरीला मवाद और ये जो इन फैक्ट्रीज में चूँकि मॉनिटरिंग का कोई सिलसिला नहीं था, इसलिए ये जहरीले मवाद जो थे ये हवा के जरिए निज़ाम तनफ़ुस को उन्होंने अटैक किया और यहाँ पर बच्चों समेत बहुत सारी अमवात हुई। आपको तो थोड़ा मुख्तसरन याद होगा। ये पहला रमज़ान है। अब जो केस चल रहा है उसकी जो कबर कुशाई के बाद जो भी मामलात हैं वो तो हम अंदर जाके मालूम करेंगे, लेकिन जो प्रोग्राम हम करने के लिए एक्चुअली यहाँ पर आए हैं, ये पहला रमज़ान है जो ये गरीब लोग अपने बच्चों के बगैर गुजार रहे हैं। ये पहला रमज़ान है। हमने पहला प्रोग्राम ही अपने उन बहन भाइयों के नाम किया कि जिन्होंने अब से कुछ अरसे पहले, सिर्फ 2 से 3 महीने पहले अपने प्यारों को, अपने बच्चों को खोया है। ये रमज़ान पहला जो है रोज़ा हम आए हैं इनके पास। एक तो हमारी तरफ से ये पुरसा भी हो जाएगा, ये पहला पुरसा है पहले रमज़ान का, और दूसरा ये कि ज़रा मालूम भी कर लेंगे कि क्या किस नहज तक इनके लिए इंसाफ का दरवाज़ा खुला हुआ है। जो वादे किए गए इनसे इमदाद के वो पूरे हुए या नहीं हुए, ये तमाम तर जो भी मरकज़ी इसके किरदार हैं उनके लिए अब ये क्या कहते हैं, क्या मुतमईन है या नहीं है, ये तमाम तर तफसीलात आज हम अपने प्रोग्राम चीख उठा कराची में लेंगे। मेरे साथ रहिएगा। खादिम भाई के घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। खादिम साहब को तो अक्सर आप देखते ही होंगे, तमाम न्यूज़ चैनल्स जिनको अब से कुछ अरसे पहले तक कवर कर रहे थे। एहतजाज भी किए गए हैं उस वाक़े पे और फिर उसके बाद ये पहला रमज़ान, ये पहला रोज़ा, और खादिम भाई अपने 3 बच्चों के बगैर ये पहला रमज़ान गुजार रहे हैं और अपनी वाइफ के बगैर। 4 अमवात सिर्फ इस घर से हुई थी। अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। ये बताएं भाई कि पहला रमज़ान, और ये पहला रमज़ान है जिसमें आप अपनी वाइफ यानी अपनी जो आपकी अहलिया थी, आपकी बेगम थी, और अपने 3 बच्चों के बगैर ये रमज़ान गुजार रहे हैं। तो पहली तो हम लोगों की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आपको पुरसा एक दफ़ा फिर से हम देने के लिए आए हैं, अफसोस करने के लिए आए हैं। ये पहला रमज़ान है, क्या कहेंगे भाई? ये हम जो है ना बीवी बच्चों को अलावा पहले रोज़ा रखा है, लेकिन अभी जो है ना ऐसे महसूस होता है रहे जैसे क़यामत का मंजर जो है ना मुझे महसूस हो रहा है, और पूरा मेरा घर खाली हो चुका है। अभी यही बच्चा जो गोद मेरे में यही बच गया है। अभी इसको छोड़ के ना तो कहीं मजदूरी पे जा सकता हूँ, ना तो कुछ कर सकता हूँ, ना जो इमदाद का ऐलान किया था ना मुझे कोई इमदाद मिला है। और दूसरा जो है ना हमारे साथ ज़्यादा तफ्तीश हमारे साथ हो रहे, गोदाम सब चल रहे हैं, कोई गोदाम सील नहीं है, गोदाम वालों से पूछने वाला कोई नहीं है। अभी भी जो है ना पूछ गुछ हम लोगों से हो रहे हैं। तो जो मेरे बच्चों की कबर कुशाई हुई है उसको तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गई, तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। जब ये अपना 28 तारीख को पेशी था तो पेशी पे हम मौजूद था। ये इन लोगों ने बोला भाई जो है ना हाई कोर्ट में जवाब दिया, हमारे को रिपोर्टें आज मिलनी थी कबर कुशाई की, लेकिन नहीं मिली। 28 तारीख को जो पेशी थे तो उधर जो है ना इन लोगों ने बोला आज रिपोर्टें मिलने थे लेकिन नहीं मिली, आज जाके वापसी में हम लोग उठाएंगे। जज साहब ने फिर ये बयान किया, बोला जो है ये हमारे को जो है ना 4 हफ्तों को आपको टाइम दे रहे, ये क्लियर मुझे बताओ किस वजह से ये अमवात हुई और क्यों हुई। क्लियर जो है ना मेरे को 19 तारीख को ये जवाब चाहिए। तो 28 तारीख से
28 तारीख को जो रिपोर्टें मिलनी थी आज तक जो है ना वो आयो साहब छुपा के बैठा हुआ है। हम रोजाना जाते हैं, कभी बोलते हैं हफ्ते वाले दिन जो रिपोर्टें आ रहे हैं, कभी पीर वाले दिन, कभी जुमे वाले दिन, कभी मंगल वाले दिन, हमारे को रोज चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन रिपोर्टें उसके पास मौजूद हैं। अभी तक वो रिपोर्टें मेरे को नहीं दे रहा है। जो अपना अब्दुल अलीम हमारे चाचा साथ लड़के का जिसका पोस्टमार्टम हुआ था सिविल हॉस्पिटल में, उसका भी रिपोर्ट इसको मिला है तकरीबन 15 दिन बाद हम लोगों को दिया गया था। अभी ये रिपोर्टें छुपा के अपना बिजनेस बनाया हुआ है। गोदाम वालों के खिलाफ कभी आ जाते हैं, बोलते हैं कोर्ट से आर्डर है बंद करो, एक दिन बंद करके जाते हैं, अपना खर्चा पानी लेके जाते हैं, दूसरे दिन फिर खोल देते हैं खर्चा पानी लेके। इन लोगों ने अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया, बिजनेस बनाया हुआ है, उल्टा हमारे को ब्लैकमेल किया जाता है। कल परसों सुनने में ये भी आया है, बोला इन लोगों ने जो है ना गोदामों वालों के साथ डील किया हुआ, तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए जो है ना ये मालकान ले चुके हैं। लेकिन 30-35 लाख तो अपनी जगह पे मेरे को किसी ने 35 रुपए भी आज तक नहीं दिए। खादिम भाई, बच्चा बहुत छोटा है, ये सिर्फ आपका अकलौता बच्चा भी रह गया है, तो मैं ये इतनी देर से इसको देख रही थी। इतना बच्चा तो माँ के बगैर नहीं रहता है, तो कैसे इसको संभालते हैं बगैर माँ के, और ये कितना माँ को याद करता है? ये 24 घंटे मामा ही करता रहता है। इसको गोद में ही लेके जहाँ जाता हूँ मेरे ऐसे समझ गले में ही चिपका हुआ है। अभी इसको ना हम छोड़ सकता है या ना मुझे छोड़ सकता है, तो हम ना मर सकता हूँ ना जी सकता हूँ। मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अभी जहाँ भी हम जो है ना नजर घुमाता है तो मेरे सामने जो है ना हर तरफ ऐसे समझ एक दीवार खड़ा हुआ है। कोई भी सोच हमारा काम नहीं कर रहा, कोई दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। अभी मैं क्या करूं? इस बच्चों को अगर फेंक के जाऊं मजदूरी पे तो मजदूरी नहीं कर सकता हूं, अगर मजदूरी करता हूं तो बच्चा जो है ना। तो रोटी रोजी कैसे चल रही है आपकी घर की? बस ये कुछ रिश्तेदारों लोगों ने हमारा हेल्प की है, किसी ने 2000, किसी ने 5000 दिए, किसी दोस्त ने, उसी हिसाब से अभी तक जो है ना हमारा घर का सर्किट चल रहा है। और भाई लोग जो है मजदूरी करके आते हैं, कोई 100 रुपया देता है, कोई 200 रुपया, उससे मेरा घर का सर्किट चल रहा है। बाकी में ना हम कोई मजदूरी कर सकते हैं ना कहीं निकल सकता है। बस अभी ये 24 घंटे बच्चे को लेके हम जो है ना बैठा हुआ है। तो खादिम भाई ये बताइएगा कि हमने देखा था कुछ दिन पहले आप लोगों ने एहतजाज भी किया था बड़ा जबरदस्त किस्म का, तो उसके एहतजाज के बाद कोई किसी किस्म की कोई हिलजुल हुई थी? एहतजाज में यही हुआ था, उल्टा जो है ना हमारे को परेशान किया गया। कार्रवाई करना था तो मालकान उठाते, गोदाम के जो कारोबारी हैं जिनका या माल है या गोदाम अपना है, लेकिन उठाया किसको है? या मजदूर उठाए गए या चौकीदार तो सब मोहल्ले के मजदूर भी। उल्टा वो मजदूरों और चौकीदारों के साथ हमारा जो है ना मतलब ये फड्डा करवाने चाहते हैं, ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग एक दूसरे को डंडे मारें तो वो भी एफआईआर करवाएंगे, हम भी एफआईआर करवाएंगे, तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। ये बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, बाकी हमारे बात पे कोई अमल नहीं किया जा रहा ना, अभी तक कोई अमल हमारे सामने पेश नहीं हुआ। खादिम भाई ये बताइएगा कि आपके इस पूरे इलाके में अस्पताल कितने हैं करीबी? इधर हॉस्पिटल पूरे इलाके में कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। सरकारी तो अपनी जगह थे, प्राइवेट भी जो है ना कोई हॉस्पिटल नहीं है। अभी ये दिए आरजी, उसमें भी कोई सहूलत नहीं है, ना कोई इंजेक्शन का है, ना ब्लड प्रेशर चेक करने का है, ना कोई चंद सिरपे हैं जो है ना वो रखे हुए अभी भी। मुझे खादिम भाई एक बात बताइएगा कि एक आप तो कह रहे हैं ना कि फैक्ट्रीज की वजह से ये हो रहा, हमने प्रोग्राम भी इसके हवाले से किया, मीडिया पे इसकी आवाज भी उठी, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ शायद कोई वबाई मर्ज भी था, खसरा या इस तरह के कोई, आप लोगों ने अपने बच्चों को कोई टीके वगैरह या इंजेक्शन वगैरह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जो सबको एक साथ बुखार हुआ था? एक तरफ ये भी आ रहा है ना, आपने पढ़ा होगा, ये भी एतराज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको तो वबाई मर्ज जो था वो लाहक हुआ था सबको। तो ये आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या आप इस बात को मानते हैं? अच्छा, खसरा की जो बात करते हैं तो खसरा सिर्फ इस मोहल्ले के अंदर है और जो है ना पूरे इलाके में नहीं है। खसरा तो और जगहों पे भी है, लेकिन इधर भी समूहात क्यों है? खसरा सिर्फ जो है ना इसी जगह पे आगे टपका, और कोई जगह पे खसरा नहीं था। और मेरा अभी तकरीबन 40 साल उम्र हुए, हमने अपने उम्र में क्या, हमारा वालिद साहब भी अभी जिंदा है, उससे भी पूछा वो तूने कभी ऐसा खसरा देखा जिसमें जो है ना 15 से 20 दिन के अंदर जो है ना इतने 20 अमवात हुए? वालिद साहब ने बोला हमने कभी नहीं देखा। और बुजुर्ग लोगों से पूछा, कोई बोलता है इतने जो है ना अमवात हो भी नहीं सकता। लेकिन खसरा तो हमारे आंखों के सामने एक मरतबा नहीं 20 मरतबा आ चुका है। लेकिन खसरे में एक आज से 4 साल पहले हमारा भतीजी भी फौत हुआ था, हम लोगों के घर में आया था। खसरे का असल पहचान क्या है, वो लाल कलर के दाने निकलते हैं, दाने निकलने के बाद जो है ना
बच्चों को बुखार भी आता है और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के जान पे, अभी ये बच्चा भी इस बीमारी में मुब्तला था। ये देखो इसके सीने पे या मुंह पे कोई दाग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल साफ। ये 2 महीने तक जो है ना, खसरे के दाने जब हटते हैं तो ये काले धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं। लेकिन ये जितने भी बच्चे खड़े हुए बच्चे को आप देखो, कोई और ऐसी वबाई मर्ज भी आप नहीं मान रहे कि वो भी था? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और अभी तो सीधा जो है ना, एक तो वो पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट जो है ना आ चुकी है, ये थैली की वजह से। उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है अभी भी जो है ना, गुर्दों के अंदर, दिल के अंदर और फेफड़ों के अंदर धुएं के और थैलियों के असरात मौजूद हैं। और इस इलाके के अंदर ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ये मवाज गोट है। इतना बड़ा वाकया हो गया, इसके हवाले से हम ये दूसरा प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक मामला जो है ना वो किसी एक साइड पे लग नहीं रहा है। मुख्तलिफ किस्म की आरा इस हवाले से सामने आ रही है। अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन बात यह है कि कोई इंसाफ ऐसा हो कि जिसको पता नहीं कब हमारी जिंदगियों में हमें कभी ऐसा वक्त देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बने, कोई इंसाफ की ऐसी कोई मिसाल बने कि हम अगले कम से कम 50 साल तक उस उस एग्जाम्पल की हम लोग मिसालें दे रहे हूं कि ये देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंसाफ ऐसा होता भी है। इंसाफ, वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त ये जो कर्बनाक हालत है, इसको संभाला जा सकता है अगर सही तरीके से इंसाफ मिल जाए। जो भी उसकी रिपोर्ट्स हैं, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई है, जो भी रिपोर्ट्स आई है, अल्लाह का वास्ता है उनको जल्दी ताकि इन लोगों को भी तसल्ली हो और हम लोगों को भी तसल्ली हो। जो भी मामला है वो खुल के सामने आना चाहिए। अगर ये कोई ऐसा मामला था जो कि मेडिकल, कोई यहाँ पर कोई ऐसा इशू क्रिएट हुआ था, कोई ऐसी वबा थी, अगर ये भी है तो भी बताया जाए। और अगर ये वाकई में ये बात है कि ये इस फैक्ट्रियों की वजह से हुआ है, ये फैक्ट्रियां दोबारा फिर चल गई हैं, इसका जवाब फिर कौन देगा? दोनों सूरतों में मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये कह ही नहीं रही हूँ, दोनों सूरतों में कम से कम कोई भी सिचुएशन जो है वो वाज़े तौर पे सामने आनी चाहिए कि हमें पता चले कि किसी की अगर मौत हुई है, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में जिस इलाके में मौत हुई है बच्चों समेत, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। इसको खुदा के लिए इसको बड़े तरीके से, जो लोग जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है ना, बस इनको सड़क पे ना आना पड़े एहतजाज करने के लिए, बस मैं ये कहना चाहूंगी। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इधर एक और साहब हमारे साथ पिछली दफा भी थे, और वो यहाँ के तमाम तर जो अमवात हुई हैं उसके हवाले से बड़े बहुत बोल्डली और बहुत वोकल होकर वो बोल रहे थे। मैंने अभी भी उनको तलाश किया है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी, शायद सही तरीके से सिचुएशन वो हमें बता सके। अली हसन भाई को हमने बहरहाल ढूंढ निकाला। लास्ट टाइम इन्होंने बड़े पॉइंटेड, मैं बड़ी हैरान हुई थी कि इस इलाके में तालीम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़े दलाइल के साथ यहाँ पर मुझे कोई एक शख्स ऐसा मिला था कि जिसने लास्ट टाइम मुझे बड़े सही तरीके से ब्रीफ किया था, और पॉइंटेड, जिसके लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो अली हसन भाई को फिर से हमने जो है वो जहमत दी है। अली हसन भाई, तकरीबन 3 महीने गुजर गए, आप लोगों के एहतजाज भी हो गए, मीडिया ने भी आपका बड़ा साथ दिया। कुछ मीडिया जो था वो जाहिर है कि उसने कुछ थोड़ा सा नेगेटिव रिपोर्टिंग भी की, वो तो चले एक तरफ, लेकिन अब ये पहला रमज़ान आया है जिन लोगों ने अपने इतने सारे बच्चों को, अपने घर वालों को खोया है, ख़ास तौर पे बच्चों के बगैर। ये रमज़ान, पहला रमज़ान आया है, एक तो ये वजह थी। दूसरी बात मुझे आपसे मालूम करनी थी कि इन 3 महीनों में कोई डेवलपमेंट हुई है किसी किस्म का, कोई ऐसा लगा है आपको कि इंसाफ की तरफ जा रहा है मामला? इंसाफ तो पहली बात है, देखो मैडम, इंसाफ अल्लाह के घर में है, अल्लाह दे सकता है। बाकी जो हमारा पाकिस्तान है, करप्ट मुल्क है, जो इदारा है देखो पुलिस का, वो सबसे पहले ज़्यादा करप्ट है।
ابھی جو ہم لوگوں نے FIR کرائی ہے, جو کچھ مطلب ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, تفتیش بھی ہمارے سے چل رہی ہے, فریادی بھی ہم ہیں. اچھا, آپ سے مجھے خادم صاحب نے بھی یہ بتائی تھی کہ آپ لوگوں سے تفتیش ہو رہی ہے. تفتیش کس, آپ لوگوں کے تو گھر سے گیا ہے نا, آپ کا تو بچہ, آپ کی بیوی, آپ کا پورا گھر خالی ہو گیا, تو آپ تو وکٹم ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ سے تفتیش وہ آپ کہہ رہے ہو تو کس طریقے سے کہہ رہے ہو؟ میڈم دیکھو, اس طرح کی تفتیش ہمارے سے ہو رہی ہے. کبھی تھانے پہ بلایا جا رہا ہے, بھئی یہ کس طرح ہوا. کبھی ہمارے گھر پہ آ رہا ہے کوئی آفیسر, یہ کیسے ہوا. خالی یہی پوچھ گچھ, ہم لوگ نہ کام پہ جا سکتے ہیں. اچھا علی حسن بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور خادم صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہی تفتیش کی جا رہی ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تفتیش کس قسم کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ تو لوگ وکٹم ہو نا. وکٹم کا مطلب یہ کہ بندہ بھی آپ کے گھر سے گیا, عورت بھی آپ ہی کے گھر سے جو ہے وہ جہاں بہا کوئی, بچے 3 ایک ہی گھر کے اندر سے گئے, پھر اس کے علاوہ پورے علاقے کے اندر ہر دوسرے گھر کے اندر جا رہے ہیں, وہاں پہ کسی نہ کسی کی موت ہوئی ہے اسی واقعے کے بعد سے. ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں, تو تفتیش آپ لوگوں سے کس طریقے سے ہو رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں پا رہی ہوں. دیکھو میڈم, تفتیش ہم لوگ پہلے بھی بول چکے ہیں, یا تو 10 بار ہمارے کو تھانے پہ بلایا جاتا ہے, آپ ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, آج تھانے پہ آ جاؤ. دوسرا, قبر کشائی کے لیے جب تیاری چل رہی تھی, قبر کے اپنا نشاندہی کرواؤ, اور اتنے تک ہمارے ساتھ ہوا. آیو صاحب نے, باقی ٹیم یا کچھ بھی آئی, لیکن قبر کھودنے کے لیے کوئی گورکھند نہیں آیا. وہ جو والدین, جو چاچے مطلب قریبی ان کے رشتہ دار ہیں, ان کو ہی بلا کے اس نے بولا بھائی نہیں تم لوگ کرو, اور ان سے ہی یہ قبریں کھدائی کروا کے, ان کی ڈیڈ باڈیاں نکلوا کے, اپنے ہاتھوں سے نکال کے ان کے ڈاکٹروں کے, یعنی کہ جن کے بچے جو تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے, ان لوگوں سے ہی کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے نکالیں بچے قبروں سے. جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. خادم حسین تو ابھی اس کو بہت زیادہ صدمہ ہے, باقی جتنے بھی ہے کسی کا ہے کہ تو ان کو بھی تو ظاہر ہے صدمہ تو ہے, لیکن ان لوگوں بھی سامنے کھڑے ہو کے ان لوگوں نے اپنے بچوں کے ڈیڈ باڈیاں نکال کے ڈاکٹروں کے سامنے پیش کیا. کیوں؟ یہ ہماری مجبوری تھی. ان پولیس والوں نے ہمارے کو بولا 24 گھنٹے جب قبر کشائی ہوتی ہے اس سے پہلے دیکھو وہاں سے جاؤ, مشرف سے, جو عقصبے والا مشرف ہے وہاں سے ٹینٹ لے آؤ. یہ کام ہمارے سے, یہ تفتیش ہوئی نا. اور اگر ادھر کوئی آ جاتا ہے, بھائی دکھاؤ کون سا گودام کھلا ہوا ہے, گوداموں کا یا فیکٹریوں کا ان کو پتہ نہیں ہے, جو بھائی کون سی فیکٹریاں سیل کی تھی, ان کے سامنے ہمیں کھڑا کر رہے ہیں. سارا پیسے کا چکر چل رہا ہے, تھانے والے بھی پیسہ کھا رہے ہیں, DC صاحب بھی پیسہ کھا رہا ہے, انوائرمنٹ والے بھی ابھی آئے تھے, تقریباً 4 سے 5 دن ہوئے ہیں, خالی ایسا دکھاوا کر کے 2-2.5 لاکھ روپے کما کے گئے ہمارے سامنے. ہمارے پاس تصویریں ان کی ہیں, جو جس طرح کا ان لوگوں نے ایک لیبل لگایا اور اوپر کوئی چیز لکھا, اور وہ بھی ہمارے کو لے کے آگے گھوم رہے ہیں کون سے یہ ہیں. یہ اس طرح کا کام ہے بھائی, لازمی آپ نے رکنا ہے. تو ہم لوگ امید کر رہے ہیں اس چیز کا, انصاف کا. یہ لوگ آ رہے ہیں ہمیں انصاف دیں گے, لیکن وہ لوگ ہمارے انصاف کے لیے نہیں آ رہے ہیں, وہ لوگ اپنے پیٹ کے لیے آ رہے ہیں, وہ اپنا پیسہ نکالنے کے لیے اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. علی حسن بھائی, بہت بڑا ایک ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے صبر آزما مرحلہ ہے. آپ لوگوں کا شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی آزمائش آپ لوگوں کے لیے رکھی تھی. اللہ کرے یہ آزمائش ہی ہو. ایک ایسا گھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرے گھر کے اندر ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. ابھی بھی 3 مہینے ہو گئے لیکن آنسو خشک نہیں ہو رہے. میں خادم کو بھی دیکھ رہی تھی, اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں سے بھی میری بات ہو رہی تھی سبھی تقریباً رو رہے تھے. میرے پروگرام کا دورانیہ چونکہ محدود ہے اس خاص طور پہ اس رمضان کے پروگرام کا, ورنہ میں آپ کو دکھاتی ہے کہ گھر میں جا کر کے کس طریقے سے رمضان, پہلا رمضان جہاں پر ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے رمضان کا آغاز کیا, وہاں پر کچھ گھر جو تھے نا, وہاں پر رمضان کے چاند کے ساتھ ہی جو تھا وہ رونا دھونا ایک دفعہ پھر سے زخم تازہ ہوئے, کیونکہ یہ پہلا رمضان تھا اپنے پیاروں کے بغیر. حسن بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں, تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس کیس کو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹریز کے دھوئیں کی وجہ سے, زہریلے دھوئیں کی وجہ سے, یہ جو ادھر ان آتھورائز جو اور اللیگل جو یہ فیکٹریز تھیں اس کی وجہ سے ایسا. ہم نے اس کے اوپر شو بھی کیا, پورا میڈیا جو تھا, پورا اخبارات سب نے یہ خبریں چلائی. ایک مدعا آپ کو پتا ہے کہ سامنے سے یہ آ رہا ہے کہ دراصل یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا, بلکہ کچھ وبائی امراض تھے, کچھ میڈیکل کنڈیشنز تھیں, یعنی کہ کچھ ایسی کچھ وبائی آپ سے کہہ لیں کہ ایک بیماری کے جو تھا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ بھائی اس کی جھپٹ میں آ کے یہ بچے اور وہ جو ہیں وہ. آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اور اگر آپ نہیں مانتے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میڈم دیکھو, یہ اگر کوئی اور بیماری یا وبا بتا رہے ہیں اس کا کم سے کم نام تو رکھے نا. یہ وبا ہوئی, دیکھو
कोरोना सबसे बड़ी वबा थी, और उसमें भी 20 दिन के अंदर किसी इलाके में 20 बंदे नहीं मरे और इंतकाल उनका नहीं हुआ। जब से ये फैक्ट्रियां बंद करवाई गई उसके बाद ये 1 हफ्ता बंद हुई या 1.5, या अभी थैली वाली तो मुकम्मल बंद है इस टाइम। ये बच्चे आपके सामने, इनके पिक्चर आपने लिए हैं, देखो कितना बच्चे वो हैं। लेकिन जितना ये बाहर के फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं जो सॉफ्ट स्टोन बोलते हैं और वाइट पाउडर, उसकी वजह से कुछ घरों में बीमारियां शुरू भी हो गई है। अभी मेरे अपना खुद बच्चा भी बीमार हो गया था 1 हफ्ता पहले या 4 दिन पहले, एक मीडिया आई थी, मैंने खुद दिखाया था, बुखार के साथ था। कोई यहाँ पे अभी जो डॉक्टर इन लोगों ने दिए थे वो भी नहीं आ रहे थे। आज इतने दिनों में चंद सिर पे लेके आ गए और फिर वही कैफियत है, वही धूल मिट्टी उड़ रही है। उन लोगों ने बोला भाई ये थैली वाले बंदे बदे इनकी वजह से नहीं, ये धूल मिट्टी सारा कुछ थे। ये फैक्ट्रियाँ खाली अपना डीसी साहब रोजी के लिए खोल रहे हैं, बाकी हाई कोर्ट के तरफ से किसी का भी आर्डर नहीं है खोलने का। जिस तरह बंदे हैं तो बंद ही रहे, लेकिन इनके बंदे रोजाना आते हैं या हफ्ते में आते हैं, इनसे लाखों रुपए लेके चले जाते हैं। बाकी केस अभी आप मुझे ये बताइएगा कि वो जो इमदाद का वादा किया गया था, इमदाद मिली नहीं मिली? वो भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इमदाद मिलने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई होती है, वो मुकम्मल करके हम लोगों ने डीसी साहब के पास पहुंचाया और उसने कोई साइन करके आगे फॉरवर्ड नहीं किया है, मतलब आगे जहाँ तक जाना है उसने नहीं पहुंचाया। और कभी भी हमारे इलाके में नहीं आया डीसी साहब भाई आप दुखे हो और सर पे हाथ रख के हमारे को बोले भाई हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं। इसने शायद पैसा भर के ये सीट लिए वो पैसा वसूल कर रहा है, इसमें कोई इंसानियत नहीं है। कभी अभी जो कब्र कुशाई हो रही है, ये यहाँ के वो फौत की नहीं हुए थे तो और वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं। ऐसा बयान भी दिया था, ये इंसानियत का नहीं, ये बोला लगारी, हमारी कौम लगारी, ये लगारी तो रात को कहीं और से डेड बॉडी ले आते हैं, सुबह को ये शो कर देते हैं, फिर हम लोग तो इसको इंसान नहीं बोलेंगे ना। ये पैसे खुदा रहा वजीर आला को मैं अपील करता हूँ, ऐसे बंदे जिले के मालिक नहीं बनाओ जो आवाम को दुख पहुंचाएं, या पैसा लेके आप भी किसी ऐसे को जिले का मालिक बना दो, वो बाद में पैसा बटोरता रहे और लोगों से बस खाता रहे, अपनी वो जो सीट के लिए पैसा दिया हुआ है वो जमा करता रहे। हमारे को तो इस तरह लगता है, एक बार हम लोगों ने उसका 2 बार शक्ल देखा है हाई कोर्ट में, उसके अलावा ये जिला है उसका आना चाहिए, हमारे दुख में शामिल होना चाहिए। SSP साहब आते और इसको क्या है, कोई बड़े बड़े और जज साहब आए और बाकी ये इसको क्या होता है आने में। तो क्योंकि इतने बयान इसने हमारे खिलाफ दिए हैं। अभी आज भी गोदाम ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये डीसी की सरपरस्ती है, हमें पता है, हमारे बताया गया है और मीडिया में भी बताया गया है भाई ये डीसी का लिखा हुआ है और इसने हमारे से 4 लाख लिए, इसने हमारे से 7 लाख लिए। अभी क्या बोले, यही तो है जो बोल रहा हूँ। अरे हसन भाई की बात आपने सुनी। इस वक्त मामला कुछ यूं है कि देखिए जख्मी लोग हैं, ये औलाद से बड़ा दुख किसी का नहीं होता, अपने प्यारों को खोने से बड़ा दुख किसी का नहीं होता, इससे बड़ा कोई जख्म नहीं होता। और ये कभी कभी जख्म ऐसा नासूर बन जाता है जिसको हील नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई प्यारा ऐसा जाता है कि जिसके लिए वक्त भी मरहम नहीं बन पाता है। ये वही लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि इनकी जिंदगी इस तरीके से चल रही हो, 2-2 कब्रों के छोटे छोटे कब्रों के बहुत ही मुख्तसर इनके घर हैं। और ये जो ऐसे घर होते हैं ना उसमें बाउंडिंग बहुत ज्यादा होती है आपकी। ये वो घर नहीं है कि जो कि एकड़ पे फैले हुए हैं और एक घर का जो है वो फर्द कहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे कमी महसूस होती है। पहला रमजान है इस वक्त और कुछ नहीं, जो अदालत काम कर रही है। जाहिर है कि जब अदालत के पास कोई फैसला चला जाता है और कोई केस चला जाता है तो जाहिर है उसके ऊपर फिर बोलना जो होता है वो हमें मालूम है कि उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अदालत अपना काम कर रही है। अदालत अपना काम जब करेगी, जो भी फैसला होगा वो सारा आपको पर होगा। मैं सिर्फ अदालत से ये कहूंगी कि इस वक्त आखिरी जो इन लोगों की उम्मीद है तमाम जगहों से मायूस होने के बाद अदलिया से ही है। और ये कहते हैं कि हमें अगर इंसाफ मिला इस दुनिया में, अगर इंसाफ हुआ तो हमें शायद अदालत से ही मिल सकेगा और कहीं से नहीं मिल सकेगा। ये वो लोग हैं कि जो कि पुलिस से भी नाला है, जो कि डीसी से भी नाला है, फैक्ट्री मालिकान से भी नाला है, ये अपने सिस्टम से भी नाला है। थोड़ा बहुत अगर इनको उम्मीद है तो वो अपनी अदलिया से है। तो अदलिया देखते हैं कि कितना
جلدی اور کتنا ایک جامع انصاف کر پاتی ہے وہ تو ظاہر یہ وقت بتائے گا. لیکن اس وقت جو ایک سب سے بڑا کوسچن ہے, کوسچن کیا بلکہ پورا دار و مدار وہ یہ ہے کہ ان سے امداد کا وعدہ کیا گیا تھا. تو میں سندھ گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کاغذی کاروائی ہے اس کو خدا کے لیے ذرا جلدی کمپلیٹ کیجئے, اور ان کو ان کی امداد جو ان کا حق بنتا ہے, جو اعلان ہو چکا ہے اور جس کے لیے یہ کسی حد تک مطمئن ہو گئے تھے, لیکن اب ذرا تھوڑی سی ان کو بے چینی ہو رہی ہے, اور بے چینی آپ کہہ لیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ ریزرویشنز ہو گئی ہیں, وہ امداد کے لیے ہو گئی ہیں. جانے والا واپس نہیں آئے گا, نہ ان کے گھر کی عورت واپس آئے گی, نہ ان کے بچے واپس آئیں گے. اور یہ کوئی ایک آدھے گھر کی کہانی تھوڑی ہے, یہ تو پورا علاقہ ہی اس میں سوگ میں مبتلا ہے اس وقت. تو ایسے میں اگر امداد ان کو مل جاتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو امداد کی اس وقت شدید ضرورت ہے. خادم حسین کا میں نے آپ کو دکھا دیا, چھوٹا ایک ایسا بچہ جو بھی بولنا بھی نہیں صحیح طریقے سے سیکھا ہے, ماں کے بغیر وہ بچہ ہے, بہن بھائیوں کے بغیر وہ بچہ ہے, صرف اس کا باپ خادم حسین ہے اور یہ بچہ ہے. تو میں صرف آپ کو یہ مثال دے رہی ہوں, اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ لوگوں کے پیارے اس وقت اس واقعے میں جو جاں بحق ہوئے, ان سے جو امداد کا وعدہ کیا گیا تھا, خدا را اس کو پورا کیجیے, اور وہ بھی اسی رمضان کے درمیان میں, تاکہ جانے والا واپس نہیں آتا. اگین وہی والی بات کہوں گی, جانے والا واپس نہیں آتا, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا تھوڑا بہت اس طبقے کے لیے اور ان غریبوں کے لیے جو آپ کا جو امداد ہے نا, وہ کسی حد تک ہیل کر سکتی ہے, تھوڑا بہت تو کر سکتی ہے. چیخ اٹھا کراچی میں آج پہلے پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے کیا. آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرامز بھی ہم کوشش کریں گے اسی طریقے سے ہم کرتے رہیں آپ کے ساتھ ہی, اور اپنے فیڈ بیک سے آپ آگاہ کرتے رہیے گا. فی الوقت مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.